हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल जिसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये इस टॉपिक का नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 101% पेपर में आने वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर से मैं यही क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी और मैं चैप्टर कराऊंगी नहीं। इस पूरे चैप्टर से यही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही और एकमात्र यही क्वेश्चन आएगा पेपर में। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन उठा के करके आओगे जिसमें आपको बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कल हमने मतलब पढ़ा था। ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमारे पास समय इतना कम होता है कि हम जो फिक्स फैक्टर है उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है। लेकिन हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए। आउटपुट को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मान लीजिए घर में, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे पास ऑर्डर आ गया कि इस होली पर मुझे 5000 टी शर्ट चाहिए। अब देखिए 20 दिन के टाइम में ना तो मैं कारखाना बनवा सकती, ना मैं मशीन का ऑर्डर कर सकती क्योंकि 20 दिन बहुत ही कम है। आपको मशीन लेने के लिए भी पहले ऑर्डर देना पड़ता है, 6-6 महीने पहले ऑर्डर होता है क्योंकि लाखों लाखों रुपए की मशीनें आती हैं, 50 लाख की, 1 करोड़ की ऐसी मशीनें होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनका अमाउंट होता है। तो इसलिए उनको 6 महीने पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 20 दिन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मशीन खरीद लेंगे, आप कारखाना बनवा लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि जो मेरे एम्प्लॉय है मुझे उन्हीं को ज़्यादा कर देना चाहिए। मैं ये कहूँगी भाई एक एम्प्लॉय पहले 8 घंटे काम करता था, आप पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दो, रात को भी अपना टाइम दो, हम आपको दे देंगे, सैलरी दे देंगे। तो जो मजदूर दिन में काम करते थे अब हम उनको रात को भी लगा लेंगे, उनकी 2 शिफ्ट में काम कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिक्स फैक्टर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया, वो मेरा एज इट इज रहा। वेरिएबल फैक्टर्स में मैंने बदलाव किया, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो कुछ अजम्पशंस भी माननी पड़ेगी। कुछ अजम्पशंस क्या माननी पड़ेगी, पहली अजम्पशंस ये माननी पड़ेगी कि यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है, सपोज कीजिए हमने लैंड ले लिया, पहला फैक्टर, और जो सेकंड फैक्टर है वेरिएबल वो हमने लेबर ले लिया। ये अज्यूम करके चलना है आपने कि मेरे पास 2 ही फैक्टर है, एक है हमारे पास लैंड और एक है हमारे पास लेबर। फिर आपको ये मान के चलना है कि जो हर लेबर है वो एक क्वालिटी का है। ये मत मानना कि पहला लेबर नालायक था, दूसरा इंटेलिजेंट था, तीसरा सुपर इंटेलिजेंट था, चौथा बिल्कुल बेवकूफ था, ऐसा नहीं। सभी प्रकार के जो एम्प्लॉय हैं वो एक जैसे टैलेंट के हैं, एक जैसी क्वालिटी के हैं। जो किचन के अंदर मैं लेडीज को भेजती जा रही हूँ, ये नहीं है बाद वाली नालायक थी इसलिए काम बिगड़ जाए, नहीं, सभी एक जैसे थे। समझ में आया? चलिए अब उसके बाद कुछ छोटी छोटी आइटम्स हैं वो बात करते हैं। जैसे एक होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट और एक होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा जब हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर को दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो उससे मिलने वाला हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं या तो हम सबमिशन कर दें मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर में बदलाव कर दो और ऊपर है जो क्वांटिटी में चेंज कर दो। और ये निकालने का क्या तरीका है, क्वांटिटी अपॉन में एन, यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऊपर रख दो, टोटल प्रोडक्ट कह सकते हैं हम इसको, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आप यही रख लीजिए टोटल प्रोडक्ट और एन, ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं सबसे पहले एक टेबल बना रही हूँ, टेबल में मैंने यहाँ लिखा है लैंड, उसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ लेबर, इससे मेरा आएगा टोटल प्रोडक्ट, फिर आएगा मेरा एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज, पूरा लिख दो, समझ जाना, वैसे चलो उस पर डालना है
एवरेज प्रोडक्ट, उसके बाद है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहां हम डायग्राम बनाएंगे। आप अपना फैक्टर्स लीजिए 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। लैंड लीजिए, लैंड एक ही रहेगी, आपके पास 100 गज भूमि थी तो वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। आप टोटल प्रोडक्ट लीजिए, टोटल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 2 5 9, बताती हूँ कैसे आया। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पहले वो निकालते हैं। हाँ जी, देखो बस ये समझ लो, ये अपने आप आ जाएगा। ये लाइन जो मैंने निकाली है, ये मत सोचना इनको कुछ करके निकाली, नहीं। जब मैंने एक लाइन पर एक लेबर लगाया तो मुझे टोटल प्रोडक्ट 2 का मिला। जब मैंने उसी लाइन पर 2 मजदूर लगा दिए तो मुझे प्रोडक्ट मिला 5 का। अब ये लाइन मैंने कैसे बनाई है, आपको जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसकी 3 सिचुएशन दिखानी है, 3 कंडीशन दिखानी है। पहले तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट घटता हुआ होना चाहिए, यानी कि ये सिचुएशन होनी चाहिए। फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सीरीज आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले तो बढ़ता हुआ होना चाहिए, फिर आपका घटता हुआ होना चाहिए। घटता हुआ बल्कि यहां तक आ जाएगा, ये वाली ना करके यहां तक आ जाएगा, और फिर आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। चलो मैं यहाँ पे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4 5 6, फिर दोबारा से 5 4 3 2 1 0 -1, कुछ भी ले लो, एनीथिंग। तो उससे डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 5 यहाँ 9 आ जाएगा, 5 और 9 और 6 9 और 6 15 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप, यानी कि आपको डेटा इस प्रकार से लेना है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, फिर आपका घटता हुआ होना चाहिए, और फिर आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था। जो किचन है, पहले क्या हुआ, एक किचन के अंदर जब मैंने एक लेडी को लगाया तो मुझे टोटल प्रोडक्ट 2 का मिला। फिर मैंने क्या किया, उसी किचन में एक और अपनी ताई घुसा दी। मैंने कहा ताई जी आप भी काम करा दो। तो देखो ताई जी के घुसने से मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा काम होने लगा। पहले एक लेडी थी वो खाना बना रही थी, अब दूसरी लेडी लगने से खाना ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि 2 है ना, 2 सब्जियां काटेगी, 2 कहने का मतलब किचन के अंदर जब काम करती है तो ज्यादा क्वांटिटी में काम होता है, तो पहले से ज्यादा काम हुआ। देखो पहले से 2 और 2 4 हो सकता था, लेकिन दूसरी लेडी के जाने से काम पहले से भी बेहतर होने लगा। फिर मैंने तीसरी लेडी लगाई, जब उसी किचन में जब मैंने तीसरी लेडी लगाई तो और भी बेटर काम हुआ, और भी बेटर काम हुआ, ठीक है। यानी कि काम जो हो रहा है ना वो इंक्रीजिंग रिटर्न पर हो रहा है, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न पर काम हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी किचन के अंदर मैंने 4 महिलाओं को लगा दिया। 4 महिलाओं को लगाने से जो काम तो बढ़ा, यहाँ पर मुझे काम तो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 9 से 12 हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा ना, अगर मैं इंडिविजुअल का निकालूं तो काम बढ़ा नहीं, यानी कि जो काम बढ़ रहा है ना वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। जो काम बढ़ रहा है ना 12 से 14, 14 से 15 हुआ, बढ़ तो रहा है, लेकिन जो ये बढ़ रहा है ना ये तेजी से नहीं बढ़ रहा, ये पहले की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। आया समझ में? उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब 7th लेडी लगाई तो 7th लेडी तो वहां पर जाकर ऐसे खड़ी हो गई। उसने कहा मैं क्या करूं, किचन में तो ऑलरेडी भीड़ है, तो वो जाकर खड़ी हुई, क्योंकि काम तो कर सकती है लेकिन जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उसके एज इट इज खड़े होने से काम में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई, काम 15 का 15 हुआ, इसका मतलब 0 का परिवर्तन आया। मैंने एक लेडी को भेजी, मैंने कहा आप भी चले जाओ, देखो उसका हेल्प कर दो। उसके जाने से तो इतनी भीड़ हो गई कि भीड़ में जो काम कर रहे थे उनका भी काम बिगड़ गया। क्यों, किसी को कोनी लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई जो काम कर रहे थे वो उनसे कुछ खिल गया गैस पर, तो यानी कि काम बिगड़ गया। तो काम के बिगड़ने से काम नकारात्मक चला गया, और काम नकारात्मक जाने से मार्जिनल आपका
शून्य हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आया? पक्का? एक एग्जांपल और देती हूँ। एक लैंड पर एक मशीन लगाई हमने, ये हमारी मशीन है सपोज करो, या फिर एक मान लेते हैं ये हमारा खेत है। इस खेत पर एक फार्मर लगाया मैंने, एक फार्मर लगाने से मेरा काम 2 का हुआ, दूसरा फार्मर लगाने से मेरा काम और बढ़िया हुआ, तीसरा फार्मर लगाने से और बढ़िया काम हुआ, फोर्थ फार्मर लगाने से मेरा काम तो बढ़ा, लेकिन काम पहले की तुलना में इंक्रीजिंग रेट पर नहीं बल्कि डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और इसको बोलते हैं 0। क्या हुआ? उसी खेत पर मैं जब ज्यादा से ज्यादा लगाती जा रही हूं, देखना एक बार, ये खेत है आपका, ये खेत है, इस खेत पर मैंने कहा पहले एक मजदूर काम करेगा, फिर मैंने 1 से 2 कर दिए, मैंने कहा एक पे आप करो, एक पे आप करो, फिर मैंने क्या किया, इसके 3 हिस्से कर दिए, फिर क्या हुआ, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, फिर क्या हुआ, इसके मैंने 5 हिस्से कर दिए, फिर इसका क्या हुआ 6 हिस्से कर दिए, फिर क्या हुआ 7 हिस्से कर दिए, फिर क्या हुआ 8 हिस्से कर दिए। इससे क्या हुआ, जो मजदूर काम कर रहा था ना, अब देखना कहां तो एक मजदूर एक पूरी जमीन पे काम कर रहा था, कहां उसके हिस्से में इतने इतने से हिस्से आए, इसका मतलब वो पूरी एबिलिटी तो दिखाई नहीं पाया, इसका मतलब शुरुआत में तो वो पूरी कैपेसिटी से काम कर रहा था अपना, यानी कि अपना पूरा फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने मजदूरों को लगाया उसी जमीन पर, तो वो जमीन तो बुत गई, यानी कि जमीन पे तो जो आपको जो क्या बोलते हैं उसको क्रॉपिंग करनी थी वो हो गया, लेकिन तुम ये देखो ना जो मजदूर है उसका तो पूरा यूज नहीं हो पाया, उस मजदूर में तो बड़ा टैलेंट था, लेकिन आप कहां तो वो पूरी जमीन पर पहले एक आदमी काम कर रहा था, फिर आपने 2 को कर दिया, फिर आपने 3 को कर दिया, जैसे जैसे आप मजदूर बढ़ाते चले गए ना, तो मजदूरों की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम होती चली गई। कैपेबिलिटी कम क्यों होती चली गई? क्योंकि पहले तो वो अपना पूरा जोश से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था मुझे पूरा काम मुझे ही करना है, लेकिन अब मजदूरों को बढ़ाने के कारण क्या हुआ, वो आलसी हो गई, वो इतना फुलर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाया। समझ में आया सभी को? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब देखो मैंने क्या कहा है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है, टीपी अपॉन में एन, टीपी क्या है आपका ये और एन क्या है आपका ये, तो निकाल दो, 2/1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 2.8, ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, बच गया 1, 7 एकम 7, ये क्या आ जाएगा 8 एकम 8, बच गया 6 6। समझ में आया? सबको क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल, आपको पेपर में ऐसे बनानी आनी है, देखना ऐसे मार्क्स मिलेंगे आपको कि आप ये सोचोगे कि भाई सबसे ज्यादा बढ़िया सब्जेक्ट है ये, स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स मिले हमें। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बड़ा बनाना है, छोटा डायग्राम नहीं बनाना। अभी करेगा नहीं कोई भी? कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 15 नंबर में आएगा सीधा, 15 नंबर में आएगा, 14 नंबर में आएगा। देखो एक बार इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये डायग्राम बनेगा इसका, ये है आपका y/x, यहां पर हम दिखाएंगे टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट, यहां पर हम दिखाएंगे AP और MP, ठीक है। हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कहां तक है, 15 तक है, 15 तक है ना, तो 15 तक बांटो एक बार। यहां पर हम दिखाएंगे लेबर, लेबर दिखाओ 1 2 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, दिखाओ इस पे टोटल प्रोडक्ट दिखाओ। टोटल प्रोडक्ट हमारा 15 तक है, तो 15 तक दिखा देंगे। दो का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो है हमारा मैक्सिमम, कितना है मैक्सिमम? 3 तक है, 4 तक है। अच्छा ये हमने ले लिया 1 2 3 4। चलो पहले टोटल प्रोडक्ट दिखाते हैं। 1 पर 2 क्या है? 1 पर 2 यानी कि 1 लेबर पर 2 टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है? 2 पर 5, 2 पर 10 दिखा रही हूँ क्या? 2 लेबर सही दिखा रही हूँ ना? उसके बाद क्या है? 3 पर 9, 4 पर 12, फिर 5 पर 14, उसके बाद 6 पर 15, 6 पर 15, उसके बाद 7 पर दोबारा से 15, उसके बाद 8 पर 14, 8 पर 14, 14। मिला दो सारे पॉइंट्स को। ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बनाते हैं एवरेज और मार्जिनल। बनाओ, पहले मार्जिनल बनाते हैं। 1 पर 2, आगे बोलो। 2 पर 3, फिर 3 पर 4, फिर 4 पर 3, फिर 5 पर 2, फिर 6 पर 1। मिला दो सबको और आगे 7 पे 0, फिर कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद बनाओ AB बनाओ। 1 पर 2, आगे 2 पर 2 पर है 2.5, 2 पर 2.5 मतलब यहाँ आ जाएगा। आगे बोलो 3 पर 3, 4 पर 4 पर 3, फिर 5 पर 2.8, 2.8 का मतलब यहाँ चला जाएगा। आगे बोलो 6 पर 2.5, 2.5 बिल्कुल बीच में आएगा। फिर बोलो 7 पर 2.1 यहाँ जाएगा। फिर बोलो 8 पर 1.6 बिल्कुल बीच में। ये हो गया आपका AB। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए मिटा रही हूँ ताकि मैं आपको काफी बातें बता सकूँ। आवाज क्यों आ रही है? हाँ जी, देखो अब कुछ बातें मुझे बतानी है। जितना ज्यादा डायग्राम की लेबलिंग करके आओगे पेपर में, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
लेबलिंग का मतलब होता है सब चीजें डायग्राम में शो कर दो। जैसे ये क्या है, ये बराबर जो है ना, बराबर जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। ये जो है ये इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। ये जो है यहां से यहां तक इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। इसको मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। देखो मैंने क्या बोला, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन दिखाएंगे कि जो यहां से यहां तक है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। फिर कहेंगे जो यहां से यहां तक है ना, बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। फिर बोलेंगे ये और ये पॉइंट है ना, इसको मैक्सिमम बोलते हैं। फिर बोलेंगे इसके बाद जो हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? उसके बाद ये लिखेंगे, ये क्या है, ये इसको बोलेंगे यहां पर है, यहां पर क्या है सबसे ज्यादा, तो मैक्सिमम। उसके बाद ये क्या है, जीरो। उसके बाद ये क्या है, नेगेटिव। उसके बाद बोलेंगे जो एपी है ऑलवेज पॉजिटिव। देखो एपी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो एमपी है वो नेगेटिव भी हुई एंड जीरो भी हुई। समझ में आया? तो 3 स्टेज है, 3 स्टेज में पहली स्टेज तो देखो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। सेकेंड स्टेज हमारी कहां से कहां तक आ जाएगी, यहां से लेकर जीरो तक। जीरो मिलाओ ये, और जो इसको लिखो फर्स्ट स्टेज, इसको लिखो सेकेंड स्टेज, इसको लिखो थर्ड स्टेज। पेपर में जितना एक्सप्लेन करके आओगे ना, इस बात की मेरी गारंटी है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर लिखो बीच में, सबसे बीच में लिखो बड़े बड़े अक्षरों में बेस्ट स्टेज। बेस्ट स्टेज क्यों बोला मैंने इसको? आपने तीनों स्टेज के बारे में पढ़ लिया, पहली स्टेज पढ़ लिया, दूसरी स्टेज पढ़ लिया, तीसरी स्टेज पढ़ लिया। आप खुद बताएं मुझे कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट है। मैंने तो अपनी मर्जी से सेकंड स्टेज लिख दिया, आप बताओ कौन सी स्टेज बेस्ट है? फर्स्ट बेस्ट है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? जल्दी बोलो। चलो मैं बताती हूँ। सेकेंड स्टेज बेस्ट है, उसका कारण क्या है? पहली स्टेज पर सचिन तेंदुलकर ने एक छक्का मारा तो सारी दुनिया खुश हो गई। उसने कहा अरे अरे यही है हीरो, तो बस एक छक्का मारने पे ही, क्या एक छक्का मारने पे ही वो पूरा हीरो बन जाएगा? उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो गया। अगर हम उसको एक छक्का मार के उसको ये जमा दे, उसका ये नाम रख दे कि यही सुपर हीरो है, उसके बाद वो खेले ही ना, यानी कि अपना पूरा यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है? लेकिन सेकेंड स्टेज पे तो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा यूज होने का मतलब ये है कि हम जितना लगाते जा रहे हैं लेबर को, लैंड का प्रॉपर यूज तो साथ ही जमा हुआ है ज्यादा, क्योंकि यहाँ हमें प्रोडक्शन बढ़ा तो है ना हमारा। जहां तक आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, वो बेस्ट स्टेज है। इस स्टेज पर तो इसका मतलब आपकी जमीन का पूरा यूज नहीं हुआ था और आपने पहले ही बोल दिया कि बहुत बढ़िया है। सेकेंड स्टेज पर आपकी जमीन का प्रॉपर यूज हुआ, यानी कि कोना कोना जुताई हो गई, कोने कोने में आपने क्रॉपिंग कर दी है, यानी कि आपकी पूरी लैंड का यूज हुआ है सेकेंड स्टेज पर। इसलिए सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज। थर्ड स्टेज पर कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई नेगेटिव जा रहा है। पहली में करने का मतलब ये है कि आपने पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करा रिसोर्सेज का। सेकेंड स्टेज बेस्ट है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन मिलना चाहिए ना, आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। आपका ज्यादा प्रोडक्शन उसी स्टेज पे हो रहा है, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। देखो आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, आपको कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, आपका प्रोडक्ट जीरो आया नहीं आया, आपको प्रोडक्ट नेगेटिव आया नहीं आया। अगर आपको पहले इंक्रीजिंग रेट पर मिला तो आप ये देखो ना, आपकी जमीन का प्रॉपर यूज भी कहाँ हुआ पाया है। सेकेंड स्टेज पर आपने लेबर लगा लगा के अपनी जमीन का पूरा यूज किया। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस डायग्राम को पेपर में इतना इस डायग्राम के अंदर लेके आना कि पेपर वाले को ये लगे कि ये बच्चा तो माहिर है इस डायग्राम बनाने में, बच्चे को तो पूरी A to Z सारी नॉलेज है और वो ऐसे फटाफट मार्क्स देगा। इस डायग्राम की जितनी लेबलिंग करके आओगे पेपर में, आपको लिखने की नीड नहीं है। अब देखो इसमें मैंने लिखवाया क्या है, आपको बस क्या लिखना है, लाभ प्रोपोर्शन क्या होता है, बस ये लिखना है।
उसके बाद सीधा टेबल बनाना, सीधा टेबल बनाना। ठीक है, चलिए अब लिखो सारे।